वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है कि जिस वैकल्पिक लागत को त्यागा जाता है, त्याग करते हैं, उस लागत को हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, डूब लागत या फिर अवसर लागत। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अवसर लागत का मतलब क्या होता है कि किसी भी उत्पादन के साधन के पास में उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो जो सेकंड बेस्ट होता है जिसको वो त्याग करता है, उससे मिलने वाली जो आय होती है उसको हम क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जिसका त्याग किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। अगला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो इनमें से किसके साथ में संबंधित नहीं है? तो सकारात्मक जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता है उसमें हम क्या करते हैं? जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। मतलब इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, व्हाट इज का अध्ययन करते हैं हम। वॉट और टू बी मतलब क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, ये आता है नॉर्मेटिव में। ठीक है, जो आदर्शक अर्थशास्त्र होता है उसका संबंध होता है क्या होना चाहिए के साथ में। अगला है जो अर्थशास्त्र है उसे निराशाजनक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। थॉमस कार्लेले ने एक तरह से जो अर्थशास्त्र है उसको निराशाजनक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्तिशाली जो मुद्रा होती हैं उसमें हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? तो हाई पावर्ड मनी में जनता के पास में जो करेंसी होती है लोगों के पास में, प्लस जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास में जो कैश रिजर्व होते हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में जो कैश रिजर्व होते हैं उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी कहेंगे, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, जो रिजर्व बैंक है वो अपने ग्राहकों से अल्पकालीन ऋणों के लिए जिस दर को लेता है उस दर को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, रिजर्व बैंक के ग्राहक कौन होते हैं? कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंकों को, व्यावसायिक बैंकों को जो अल्पकालीन ऋण देता है, जिस दर से उधार देता है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तुओं के आधार पर बनाया जाता है, उसमें परिवर्तन कब नहीं होगा? ठीक है, दो वस्तुओं को लेकर जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं तो इसमें जो परिवर्तन है वो कब नहीं होगा, ऐसा हमारा उत्पादन संभावना वक्र बनता है। रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएंगे, उत्पादन के संसाधन बढ़ेंगे, तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। एक्स को अगर हम अच्छे तरीके से कुशलतम रूप से अगर उत्पादित कर सकते हैं तब भी हमारा जो पीपीसी है उसमें बदलाव आ जाएगा। अगर दोनों कमोडिटी को हम अच्छे से उत्पादित कर सकते हैं, एफिशिएंट, अनुकूलतम, तो भी उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन एक वस्तु की ज्यादा मात्रा उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को अगर कम किया जाता है, जैसे देखिए ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर एक्स वस्तु का जो उत्पादन है वो कितना है? ओ से लेके एम तक है। और वाई वस्तु का उत्पादन कितना है? ओ से लेकर एन तक है। अगर हम एक्स वस्तु का ज्यादा उत्पादन करना चाहे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वाई वस्तु का जो उत्पादन है वो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि एक्स वस्तु की अधिक मात्रा उत्पादित करने के लिए वाई वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाती है उससे हमारा जो पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजेस। ठीक है, जो कुल उपयोगिता वक्र होता है वो बढ़ता है घटती हुई दर से, ऐसा कब होगा? ठीक है, ये देखिए हमारा जो ये कुल उपयोगिता वक्र इस तरीके से होता है। तो जो कुल उपयोगिता है उसमें घटती हुई दर से जो वृद्धि होती है वो किसको दर्शाता है? तो देखिए कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन है वो कौन दर्शाता है? सीमांत उपयोगिता। और जब सीमांत उपयोगिता घटेगी
तो जो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती हुई हो। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो सिद्धांत है उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो एवरेज प्रोडक्शन को कहां पे कट करेगा, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को कहां पे प्रतिच्छेद करता है। तो उसके लिए आपको इनके बीच में संबंध जो है वो पता होना चाहिए, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा औसत उत्पादन होता है और ये हमारा होता है सीमांत उत्पादन। इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है। तो जो सीमांत उत्पादन है और यहाँ पे हम देखें जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, सीमांत और औसत उत्पादन दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो औसत उत्पादन है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम है। तो जहां पे औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहां पे सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। सीमांत उत्पादन जो वक्र है वो औसत उत्पादन वक्र को प्रतिच्छेद करेगा। अगला है ठीक है, ऐसी अवधारणा जिसमें मॉनेटरी वैल्यू जो है, मौद्रिक मूल्य जो है वो कम हो जाता है किसी मशीनरी का, हम कह सकते हैं किसी परिसंपत्ति का जो मूल्य है, मौद्रिक मूल्य में कमी आ जाती है जब उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें टूट फूट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का लगातार प्रयोग करने से उसमें जो टूट फूट होती है, उसका जो अप्रचलन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, मूल्यह्रास कहेंगे, गिरावट कहेंगे। अगला है अल्पकालीन संतुलन में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में क्या होगा अल्पकाल में, अल्पकालीन स्थिति में जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म है उसको हानि भी हो सकती है, अतिरिक्त लाभ, असामान्य लाभ भी मिल सकता है और सामान्य लाभ भी मिल सकता है। तीनों स्थितियां हो सकती हैं अल्पकाल में, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। और दीर्घ काल का अगर पूछा जाए तो दीर्घ काल में होगा केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सामान्य लाभ होगा। अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म जो है अपना उत्पादन है वो कब बंद कर देगी, जब उसकी जो कीमत है वस्तु की, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए। तो कोई भी फर्म अपना उत्पादन कब बंद करती है, जब अल्पकाल में वो परिवर्तनशील लागतों को नहीं निकाल पाती हैं, और कीमत जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत से भी अगर नीचे होगी तो फिर फर्म अपना क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। तो वस्तु की कीमत अगर औसत परिवर्तनशील लागत वक्र से भी अगर नीचे होती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद जो है इनमें से क्या नहीं करता है, तो ब्रांड लॉयल्टी को बनाता है, जो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर ऐसा होगा, देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां पे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, और जो डिमांड कर वो कैसा होता है, नीचे की ओर घटता हुआ होता है, ऐसा बढ़ता हुआ नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो पूर्ति वक्र को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाएगा, सॉरी मांग वक्र को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाएगा। अगला है कुर्नो का जो मॉडल है वो कौन सी बाजार संरचना के साथ में संबंधित है। कुर्नो ने अपना मॉडल दिया था डिओपोली के बारे में, 1838 के आसपास दिया था। ठीक है, तो ये है डिओपोली का मॉडल है, द्विअधिकार मॉडल है कुर्नो का। ठीक है, कुर्नो का द्विअधिकार का मॉडल। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम बाजार में जो संतुलन है वो कहां पे होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम बाजार के संतुलन की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है। ये सीमांत लागत वक्र है, ये एमआरपी वक्र है, और दोनों जहां पे बराबर होंगे वहां पे क्या होगा, संतुलन होगा। तो इस ई बिंदु पे क्या है, संतुलन की स्थिति है जहां पे सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, देखिए जो सीमांत आगम होती है एमआरपी
और VMP दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए अगर यहाँ पे MRP नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह VMP लिख दिया, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जो सीमांत उत्पाद है उसका मूल्य और श्रम की जो सीमांत लागत है, दोनों क्या है, बराबर, वहां पे होगा संतुलन। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि जब मजदूरी दर बढ़ती है तो मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ में जो श्रमिक हैं वो काम करने के घंटे को एक तरह से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, सॉरी, काम करने के जो घंटे हैं उसको वो क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इससे जो श्रम का पूर्ति वक्र, देखिए श्रम का पूर्ति वक्र होता है ऐसा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, लेकिन एक समय बाद में जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो फिर श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा, इससे पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो, पीछे की ओर मुड़ता हुआ वक्र बनेगा, ऑप्शन सी। अगला है स्टॉक की जो अवधारणा है उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं। ठीक है, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जिस चर को हम समय के एक निश्चित बिंदु पे माप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आज हमारी तारीख है 11 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023 को किसी के गोदाम में 50 टेबल कुर्सी हैं, तो ये एक तरह से क्या है, स्टॉक है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने मेजर किया है, आज की तारीख की हमने बात की थी, मतलब इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है, काल अवधि नहीं होती। काल अवधि का मतलब 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, इससे जो अवधि होती है ना उसको हम टाइम डायमेंशन कहते हैं, तो ये नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हैज ए टाइम डायमेंशन। ठीक है, इसकी कालावधि नहीं होती, समयावधि नहीं होती है, समय का एक बिंदु होता है जिसके ऊपर हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। अगला है द ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो सकल बाजार मूल्य है और किसके द्वारा उत्पादित की जाती है वस्तुएं, किसी देश के एक सामान्य निवासी के द्वारा एक वर्ष की अवधि में जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके सकल मूल्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए नॉर्मल रेजिडेंट आ गया अगर यहाँ पे, तो इससे क्या निकालेंगे हम, नेशनल, राष्ट्रीय आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो देखो सी ऑप्शन हो सकता है या फिर हो सकता है हमारा ए ऑप्शन हो सकता है, दोनों में नेशनल है। बाकी बी और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डोमेस्टिक, घरेलू, तो घरेलू तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट पूछा हुआ है, लिखा हुआ है एक देश के निवासी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है। और देखिए ग्रोस मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब ये मार्केट प्राइस पे होगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए इसमें, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे इसको हम कहेंगे। अगला देखिए, इनमें से GDP-MP सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर जो होता है उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखो सकल आ गया, इसका मतलब इसमें मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, बिल्कुल सही है। फिर इसका संबंध किससे होता है, एक देश की घरेलू सीमा के साथ में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, सीमा की अवधारणा के साथ में संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसमें एक देश के जो नागरिक होते हैं उनकी इनकम को नहीं लिया जाता है केवल। ठीक है, जब हम डोमेस्टिक, घरेलू की बात करते हैं, घरेलू का मतलब हमारे देश की घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन कौन करें, चाहे हमारे देश के नागरिक करें चाहे विदेशी नागरिक करें, विदेशी कंपनियां करें, दोनों को सम्मिलित किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, तो इसका संबंध केवल जो हमारे नागरिक हैं, किसी देश के नागरिक होते हैं, उनकी आय से नहीं लिया जाता है, ये विशेषता इसमें नहीं होगी। अगला है मनी जो है वो किस प्रकार का जो फंक्शन है उसको हम कहेंगे कॉमन डिनोमिनेशन। ठीक है, किसी वस्तु की जो कीमत होती है
यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू को हम कहेंगे कॉमन डिनोमिनेशन। रेपो दर में वृद्धि से क्या परिणाम होगा? ठीक है, रिजर्व बैंक अगर क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो रेपो रेट बढ़ने का मतलब हो गया कि जो लोन है वो भी महंगे हो जाएंगे। ठीक है, ऋण लेना एक तरह से क्या होगा, महंगा हो जाएगा, तो ऋणों की जो रेट है, दर है, वो भी एक तरह से क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन हमारा इसमें ए। अगला है, इनमें से कौन सी केंद्रीय बैंक की विशेषता नहीं है? केंद्रीय बैंक क्या करता है, नई मुद्रा को जारी करता है, बिल्कुल सही है। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, साख को नियंत्रण भी करता है, ये भी सही है। अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, ये भी सही है। बैंकर टू सिटीजन, ठीक है, ये देश के नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, देश के नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जनता को डायरेक्टली किसी प्रकार की बैंकिंग सेवा नहीं उपलब्ध कराता है। अगला है, इनमें से कौन सा एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषता है? ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की इनमें से कौन सी विशेषता है? ठीक है, ये तो देखो स्थिर रहती है एमपीसी आय बढ़ने के साथ साथ में। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी एमपीसी ज्यादा होती हैं निर्धन व्यक्तियों की तुलना में। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ये। एक भी इसको चेक कर लेते हैं। एमपीसी का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, गरीब व्यक्तियों की जो एमपीसी होती हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो अमीरों की तुलना में ज्यादा होती हैं। और देखो अल्पकाल में तो ये स्थिर रहती है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होती हैं, इनकम बढ़ने के साथ साथ में फिर ये घटती जाएगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी बढ़ी हुई आय का जो एक भाग है उसको बचत करने लग जाएंगे। यहाँ पे लग रहा है कि ये तीनों कथन जो है वो सही होने चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको आराम से एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है, इनमें से एग्रीगेट डिमांड जो समग्र मांग होती है उसका कौन सा घटक नहीं है? समग्र मांग हमारी जो होती है एग्रीगेट डिमांड, उसमें हम लेते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय को लिया जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये सी तो लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय इसको भी लिया जाता है। नेट इंपोर्ट्स नहीं होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स होना चाहिए था, शुद्ध निर्यातों को लिया जाता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शुद्ध आयात लिखा हुआ यहाँ पे। अगला है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणक जो होता है इनमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, निवेश गुणक क्या बताता है, निवेश में वृद्धि होने से आय में कितनी गुना वृद्धि होगी। ठीक है, निवेश में वृद्धि से आय में कितने गुना वृद्धि होती है उसको हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं मल्टीप्लायर गुणक को। और गुणक का जो मूल्य होता है वो निर्भर करता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, जिसका संबंध क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा इसमें नहीं है, अपन देख लेते हैं। जो मल्टीप्लायर होता है गुणक, उसकी अधिकतम मूल्य कितना होता है, अनंत होता है, बिल्कुल सही है। द मिनिमम वैल्यू जो होती है गुणक की 0 नहीं होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, न्यूनतम मूल्य जो होता है गुणक का कितना होगा, 1 होगा, 0 नहीं होता, 1 से लेके अनंत के बीच में होता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू एमपीसी और गुणक के मूल्य में सीधा संबंध होता है, ये बिल्कुल सही है। एमपीसी ज्यादा होने पर गुणक का मूल्य अधिक होगा। और एमपीएस जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है और गुणक के उनके बीच में विपरीत संबंध होता है, ये भी सही है। ठीक है, कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो गुणक का मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे पहले ए बी और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, डी सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यूनतम मूल्य होता है गुणक का वो कितना होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है।
और आज हम एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। जो घरेलू मुद्रा है, ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस अगर कम हो जाती है विदेशी मुद्रा के रूप में, और किसके अंतर्गत? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंतर्गत। जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली होती हैं उसके अंतर्गत अगर हमारे देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? जैसे देखिए, उदाहरण के लिए $1 का मूल्य था माना कि 70 रुपये। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो नम्य विनिमय दर जिसको हम कहते हैं, परिवर्तनशील जिसको हम कह सकते हैं, लोचशील विनिमय दर कहते हैं, बाजार में मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण अगर $1 का मूल्य हो जाता है 80 रुपये के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी घरेलू मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया है। तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर सरकार ऐसा करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन। $1 का मूल्य 70 रुपए है और $1 का मूल्य अगर 80 रुपए कर दिया जाए सरकार के द्वारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन कहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। हिंदी में इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास। घरेलू मुद्रा का यहाँ पे क्या हो गया है? मूल्यह्रास।